नमस्कार, मैं हूं राजन झा। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 3 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया। अदालत ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण और दागदार थी। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पिछले साल 22 अप्रैल के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था, साथ ही दागी अभ्यर्थियों को अब तक मिले वेतन को वापस करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद इस मुद्दे को जिस जोर शोर से उठाया जाना चाहिए था, उस तरह इसे नहीं उठाया गया, क्योंकि हमारे देश में लोग भ्रष्टाचार के इतने आदी हो चुके हैं कि अब लोग इसे सामान्य समझने लगे हैं। परंतु यह लोगों को समझना होगा कि शिक्षक भर्ती घोटाला केवल एक आर्थिक घोटाला नहीं है, यह उस नींव पर हमला है जिस पर समाज का भविष्य टिका होता है। जब पैसे और पहुंच के दम पर अयोग्य लोगों को शिक्षक बना दिया जाता है, तो सिर्फ नौकरियों की चोरी नहीं होती, बच्चों का बचपन, उनको मिलने वाला ज्ञान, सोचने का तरीका और देश का कल भी चुरा लिया जाता है। एक गलत डॉक्टर किसी रोगी की जान ले सकता है, लेकिन एक गलत शिक्षक देश की भावी पीढ़ी की सोच को बीमार कर सकता है। इसलिए बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला सिद्ध होने के बाद होना तो यही चाहिए था कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले आपको संक्षेप में इस घोटाले की पूरी कहानी सुनाते हैं। एसएससी यानी पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने 2014 में 24,640 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इन पदों के लिए आयोग ने 2016 में भर्ती परीक्षा आयोजित की। इसमें 23 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। भर्ती परीक्षा का परिणाम 27 नवंबर 2017 को घोषित किया गया। परिणाम सामने आने के बाद इसमें गड़बड़ी का आरोप लगा। गड़बड़ी का आरोप लगने के बाद आयोग ने बिना कोई कारण बताए मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। उत्तरी बंगाल की सिलीगुड़ी के रहने वाली बबीता सरकार नाम की अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में 20वें नंबर पर थी, लेकिन बाद में वेटिंग लिस्ट में उनका स्थान 20 से बदलकर 21 कर दिया गया। इस लिस्ट में 20वें नंबर पर अंकिता अधिकारी का नाम शामिल कर दिया गया। बबीता के मुताबिक 2016 में हुई भर्ती परीक्षा में उन्हें 77 अंक मिले थे और अंकिता को 61 अंक। कम नंबर होने के बाद भी आयोग ने अंकिता को कूच बिहार के मेखलीगंज के इंदिरा उच्च विद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया, जबकि 77 अंक प्राप्त करने वाली बबीता सरकार अपनी बारी का इंतजार करती रह गई। अंकिता को यह नौकरी कैसे मिली, इसका उत्तर आप इस बात से भी प्राप्त कर सकते हैं कि अंकिता ममता सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी है। बबीता और उनके पिता नई मेरिट लिस्ट के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करते हैं। बबीता के साथ कई अन्य अभ्यर्थियों ने भी बंगाल सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। मई 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर सरकार ने 2022 में अंकिता अधिकारी को बर्खास्त कर दिया, यानी बबीता यहां केस जीत गई। अंकिता अधिकारी को तब तक प्राप्त पूरा वेतन वापस करने के लिए भी कहा गया। अंकिता के स्थान पर उनकी जगह बबीता सरकार को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन बबीता भी अपने पद पर ज्यादा समय तक नहीं रह पाई। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए बबीता की जगह अनामिका रॉय को नियुक्त करने का आदेश दिया। अनामिका रॉय का दावा था कि बबीता की मेरिट बनाने में भी गड़बड़ी हुई है। अनामिका रॉय के दावे पर संतुष्ट होते हुए कोर्ट ने बबीता की नियुक्ति रद्द कर दी और उन्हें वेतन भत्तों के रूप में मिले 15 लाख से अधिक रुपए वापस करने का आदेश दिया। घोटाले की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया। समिति की जांच में पता चला कि शिक्षकों के अतिरिक्त ग्रुप डी और ग्रुप सी में हुई नियुक्तियों में भी गड़बड़ी हुई थी। समिति के अनुसार ग्रुप सी में 381 और ग्रुप डी में 609 नियुक्तियां अवैध थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में एसएससी के तत्कालीन अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली समेत 5 अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने को कहा, लेकिन घोटालेबाज ममता बनर्जी और उनके साथियों ने इसे केंद्र बनाम राज्य का मुद्दा बनाने की कोशिश की। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के खिलाफ टीएमसी के गुंडों ने राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आम बंगालियों को यह मैसेज दिया गया कि केंद्र की भाजपा सरकार ममता बनर्जी को झूठे मामलों में फंसाना चाहती है। इस काम में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां टीएमसी के साथ खड़ी हो गईं। कहा गया सीबीआई को घुसने नहीं देंगे। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2024 में स्पष्टतः कहा कि इसे खारिज किया जाए, दूसरी बार अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुरू की जाए और सबसे बड़ी बात सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच हो। आप याद करिए,
उस समय किस प्रकार ममता बनर्जी और उनके जो साथी हैं टीएमसी के सीबीआई के खिलाफ, ईडी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। सीबीआई कैसे राज्य में प्रवेश नहीं करे, और ये जो इंडी अलायंस वाले हैं सब भ्रष्टाचारी, ये सारे भ्रष्टाचारी मिलकर हम कर्नाटक में सीबीआई को घुसने नहीं देंगे, हम बंगाल में सीबीआई को घुसने नहीं देंगे, जहां कांग्रेस शासित राज्य या इंडी के गठबंधन के लोग हैं वहां सीबीआई नहीं घुसेगी। क्यों नहीं घुसेगी? क्योंकि वहां हम डाका डालेंगे। मित्रों, आपको पता है सीबीआई का घोर विरोध क्यों हुआ? क्योंकि उनको पता था यदि सीबीआई की जांच हुई तो बड़ी बड़ी मछलियां फंस जाएंगी। उनमें से एक बड़ी मछली है पार्थ चैटर्जी। सीबीआई ने अप्रैल-मई 2022 में पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की। वो 2014 से 2021 तक ममता बनर्जी सरकार में शिक्षा मंत्री थे। चटर्जी से पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में धन शोधन, अंग्रेजी में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी शामिल हो गया। ईडी और सीबीआई को पार्थ चटर्जी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके थे। ईडी ने 24 जुलाई 2022 को पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ उनकी महिला मित्र और मॉडल अर्पिता मुखर्जी भी गिरफ्तार की गई थी। अर्पिता के फ्लैट से ईडी को पहले छापे में 21 करोड़ से अधिक की रकम और 20 आईफोन मिले थे। ईडी ने इस रकम को शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ बतलाया था। ईडी ने अर्पिता के घर पर एक और छापा मारा, उसमें उनके घर से 28 करोड़ रुपए कैश मिले। इसके अलावा ईडी को 4 करोड़ से अधिक का सोना मिला, जिसमें सोने की बिस्किट वगैरह और गहने वगैरह शामिल थे। अब आपको बतलाते हैं यह घोटाला हुआ कैसे था। हाई कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति की रिपोर्ट और सीबीआई और ईडी की जांच से मिली जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने चुनिंदा उम्मीदवारों को सलाह दी थी कि वो अपनी ओएमआर आंसर शीट के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगे और पुनर्मूल्यांकन की अपील करें। इससे अधिकारियों को सिग्नल मिल जाएगा कि कौन से उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाने हैं। उसके बाद अधिकारियों ने ओएमआर शीट में ऐसे उम्मीदवारों के प्राप्तांक बढ़ा दिए जिससे उनके नाम मेरिट लिस्ट में काफी ऊपर आ गए, जबकि पहले बनी मेरिट लिस्ट में उनके नाम या तो नहीं थे या फिर वेटिंग लिस्ट में थे। पैसा लेकर गलत तरीकों से ओएमआर सीट जो होती है, उस ओएमआर सीट जिसको कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन शीट कहते हैं, जब ये एग्जाम होता है तो इसकी शीट की इवैल्यूएशन होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि ये पता ना चले कि कौन सही है और कौन गलत है, ताकि जो सबसे नीचे के पायदान पे जिस कैंडिडेट का मार्किंग हुआ है उसको ऊपर लाके एक हायर रैंक में स्थापित किया जा सके। जो टॉपर नहीं है उसको टॉपर बना दिया जाए, जिसने क्वालिफाई नहीं किया और ओएमआर शीट में कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उसको किस प्रकार से रिक्रूटमेंट दे दिया जाए पैसे के बल पर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले साल 22 अप्रैल 2024 को इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। ममता सरकार ने इस फैसले को 29 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द करने पर अंतरिम रोक लगा दी उस समय, लेकिन सीबीआई की जांच को जारी रखने की अनुमति दी। 19 दिसंबर 2024 से सुप्रीम कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई शुरू की। 31 जनवरी 2025 को ईडी ने कोर्ट में 20 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। 10 फरवरी को मामले की सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और धोखाधड़ी के सबूतों पर विचार किया। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले में मामूली बदलाव करते हुए 25,753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे सिस्टमैटिक फ्रॉड करार देते हुए कहा कि प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ। कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा मतलब है कि ममता सरकार शिक्षक भर्ती घोटाले की दोषी पाई गई। अब ममता बनर्जी को चाहिए था कि वो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देती और पूरे बंगाल से माफी मांगती, परंतु ममता कह रही हैं वह न्यायपालिका का सम्मान तो करती हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले से मानवीय आधार पर असहमत है। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has said that she doesn't accept the Supreme Court judgment but will implement it. আমি জাজমেন্টটা মেনে নিতে পারছি না। বাংলাকে আর কত টার্গেট করবে? এখানে কেসটা করেছিলেন কে? বিকাশ বাবু। তিনি তো পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম লয়ার। তাকে কেন তিনি এখনো নোবেল প্রাইজ পাচ্ছেন না আমি জানি না। এতগুলো মানুষের চাকরি যাওয়ার পরে বিজেপির মন্ত্রী সুকান্ত বাবু বলছেন অযোগ্যদের জন্য যোগ্যদের চাকরি গেছে, এর জন্য আমি নাকি দায়ী। তো আপনারা প্রথমে যখন কেস করলেন একবার ভাবলেন না
কারা যোগ্য আর কারা অযোগ্য, তার মানে কি এডুকেশন সিস্টেমটাকে কোলাপস করতে চাইছেন বিজেপি সিপিএম? একবার আপনাদের লজ্জা হলো না? সিপিএম নিজের আমলে কি করতেন? চিরকুটে চাকরি দিতেন, জাজমেন্ট জুডিশিয়ারি ছেড়ে দিয়ে বিজেপির এমপি হয়েছেন, সাম গাঙ্গুলি না ডাঙ্গুলি। আজকে তারা কোন মুখে বড় বড় কথা বলে? তাদের দায়বদ্ধতা নেই, দায়বদ্ধতা ছিল না, এবং আমি বিশ্বাস করি এটা বিজেপি করিয়েছে এবং সিপিএম করিয়েছে। ममता बनर्जी ने कल कहा है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के पश्चात कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, ऐसे ह्यूमैनिटेरियन तो ग्राउंड तो वो समझती ही नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानूंगी। आई विल नॉट कंप्लाई बाय द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैं नहीं मानती हूं, मैं खारिज करती हूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी सविनय निवेदन है कि ऐसे विषयों को सुओ मोटो उठाना चाहिए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर लगना चाहिए। किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत हो सकती है ऐसे वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे? दिस इज हिटलरशिप। यह होता है डिक्टेटरशिप, यह होता है हिटलर बनना। जब कोई व्यक्ति उठकर कह दे कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानूंगी, यह होता है डिक्टेटरशिप। और इसलिए इस तालिबानी डिक्टेटरशिप शासन के खिलाफ आज बंगाल की जनता को एक होने की आवश्यकता। सोचिए, एक अयोग्य व्यक्ति को पैसे लेकर पद देने के बाद मानवीय आधार पर उस पद पर बने रहने के लिए कहा जाएगा। ममता सरकार घूस देकर पद प्राप्त करने वालों के विषय में इतना सोच रही हैं, लेकिन उनका क्या जो दिन रात मेहनत करके मेरिट के बल पर कुछ बनने का सपना देख रहे हैं? फिर तो लोग परीक्षा की तैयारी करने के स्थान पर पैसों का जुगाड़ करने लगेंगे नौकरी पाने के लिए। फिर वैसे शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, इसका अंदाजा आप लगाइए। मित्रों, घोटाला करने वाला तो गुनहगार है ही, लेकिन घोटालेबाजों को बचाने वाले भी बराबर के दोषी हैं। इसलिए ममता बनर्जी को पूरी कैबिनेट समेत इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इस्तीफा देना तो दूर, वो तो अदालत के फैसले पर ही सवाल उठा रही हैं। बंगाल की जनता से माफी मांगने के स्थान पर घूसखोरों को पद पर बने रहने की वकालत कर रही हैं। यानी इसी सरकार ने इन चोरों को बचाने के लिए, यानी जिन्होंने पैसा देकर ब्लैंक ओएमआर शीट जमा करके नौकरी मिला जिनको, उनको बचाने के लिए कैबिनेट बैठा था। कैबिनेट ने सुपर न्यूमररी पोस्ट क्रिएट किया और इनकी नौकरी को फिर से बहाली की थी। इसलिए उस केस में भी मुझे आशा है कि कोर्ट से राय आएगा, कोर्ट से ऐसा वर्डिक्ट आएगा, और मुख्यमंत्री को हम चाहते हैं कि हमारी डिमांड है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे। ममता बनर्जी के अतिरिक्त लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को भी जवाब देना होगा। राहुल गांधी ने अब तक ममता बनर्जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले ने हमें यही चेतावनी दी है कि अगर हम शिक्षा में पारदर्शिता और योग्यता की रक्षा नहीं करेंगे तो हम अपने ही हाथों से अपनी अगली पीढ़ी को अंधकार की ओर धकेल देंगे। यह मामला सिर्फ नियुक्तियों का नहीं है, यह सवाल है कि हम अपने बच्चों को क्या सौंप रहे हैं, ज्ञान या रिश्वत का जुगाड़। आज की इस वीडियो में इतना ही, पुनः भेंट होगी। नमस्कार।